हरिओम तत्सत। ऋषि मुनियों की भूमि में, साधु संतों के देश में, साधु महात्माओं को, धर्मात्माओं को किस प्रकार की राष्ट्रीयता मिली है, ये बात बताने जा रहा हूं। ऋषि मुनियों की भूमि में, साधु संत के देश में विदेशियों का विधान को मान्य रखा है। तब भारत में भारतीय कानून का बंधारण ही सर्वोपरि है। तब कानून के बंधारण को जाने बगैर हम देश के नागरिक हैं तो भी कैसे नागरिक है। राष्ट्र की नागरिकता का महत्व जब अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना होता है तब समझ में आता है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर विभिन्न राज्यों में आप आवागमन कर सकते हो, रह सकते हो, पर जब अन्य देशों में आपको जाना है तब नागरिकता का प्रमाण दिखाने की जरूरत पड़ती है। नागरिकता ही राष्ट्र की राष्ट्रीयता दर्शाती है और राष्ट्र के साथ संबंध दर्शाती है। तो अब जानिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश अपने देश की नागरिकता कैसे देते हैं। विभिन्न राष्ट्र में प्रचलित मान्यता को अब बताता हूँ। आधुनिक समय में नागरिकता देने की नीति का मुख्य दो प्रकार है, जूस सेंगुनिस नीति और दूसरी है जूस सोली नीति। जूस सेंगुनिस नीति को जाति, वंश और रक्त संबंधित नीति माना जाता है और जूस सोली नीति को तीन प्रकार में बताया जाता है। अब जानते हैं पहले जिस सोंगिनिस अनुसार नागरिकता की यह नीति जाति, वंश, खून के संबंध से जुड़ी नीति है। स्थानीय राष्ट्रों में राष्ट्र ने जो जाति वंश को मान्यता माना है वो जाति या वंश में जन्मा व्यक्ति को ही राष्ट्र की नागरिकता मिल सकती है। यह नीति यूरोप में ख्याति प्राप्त एक राष्ट्र के राज्य की अवधारणा से संबंधित है। अब जूस सोली अनुसार नागरिकता, इस प्रकार की नागरिकता में तीन प्रकार प्रचलित है। राष्ट्र में जन्मा व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है। नागरिकता की यह नीति में हर उस व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है जो राष्ट्र के अंतर्गत किसी राज्य में या राज्य के प्रांत में पैदा हुआ हो। इस नीति का अनुसरण संयुक्त राष्ट्र सहित अमेरिका के कई देशों में किया जाता है। अब दूसरा प्रकार में वर्ण संकर संतान को नागरिकता दिया जाता है। नागरिकता देने की यह नीति को वैश्विक स्तर पर कई राष्ट्रों में स्थानीय राष्ट्र के स्त्री या पुरुष के साथ अन्य राष्ट्र का नागरिक ने शारीरिक संबंध बनाया हो और वो दोनों से जो संतान प्राप्त होती है वो संतान को उस राष्ट्र की नागरिकता दी जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ण संकर बालक को नागरिकता का अधिकार मिलता है। तीसरा प्रकार है राष्ट्र के व्यक्ति के पहचान पात्र व्यक्ति को नागरिकता देना। नागरिकता के लिए तीसरा नियम यह है कि बाहरी राष्ट्र के नागरिक को स्थानीय राष्ट्र में तब जाकर नागरिकता मिलती है जब स्थानीय राष्ट्र में कम से कम एक व्यक्ति के साथ संबंध हो, परिचय हो, एक व्यक्ति अभिभावक हो। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय राष्ट्र में बाहरी राष्ट्र के नागरिक को तब जाकर नागरिकता मिलती है जब स्थानीय राष्ट्र में उसको पहचानने वाला कम से कम एक व्यक्ति हो। नागरिकता के कानून की बात का निचोड़ यह है कि किसी राष्ट्र का पुरुष या स्त्री से विवाह करके उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब जानिए भारतीय गृह मंत्रालय अनुसार मान्य 26 प्रकार के नागरिकों की प्राथमिकता और विशेषता। भारत सरकार क्रमानुसार सत्ता, सुरक्षा, सहायता ये 26 प्रकार के नागरिकों को देती है। राष्ट्र का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति माना जाता है जो पूरे देश से संबंध रखता है। देश का दूसरा नागरिक
उपराष्ट्रपति माना जाता है, वो भी पूरे देश से संबंध रखता है। देश का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को माना जाता है, वो भी पूरे देश से संबंधित होता है। देश का चौथा नागरिक राज्यों के राज्यपाल को माना जाता है, जो राज्य से संबंधित होता है। देश का पांचवा नागरिक के क्रम में दो व्यक्ति को मान्यता दी है। एक देश का पांचवा नागरिक उप प्रधानमंत्री को माना जाता है और दूसरा देश का पांचवा नागरिक भूतपूर्व राष्ट्रपति को माना जाता है। देश का छठा नागरिक के क्रम में दो व्यक्ति को मान्यता दी है। देश का छठा नागरिक मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष होता है। देश का सातवां नागरिक के क्रम में 7 व्यक्ति को मान्यता दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विभिन्न राज्य का मुख्यमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत रत्न पुरस्कार विजेता। देश का आठवां नागरिक के क्रम में 3 व्यक्ति को मान्यता दी है। विभिन्न राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के मान्यता प्राप्त राजदूत, विभिन्न राज्यों का गवर्नेंस। देश का 9वां नागरिक के क्रम में 4 व्यक्ति को मान्यता दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रक और परीक्षक महालेखा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन को भी 9वां नागरिक माना है। देश का 10वां नागरिक के क्रम में 5 व्यक्ति को मान्यता दिया है। विभिन्न राज्यों के मंत्री और मंत्रिमंडल, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, नीति योजना आयोग के सदस्य। देश का 11वां नागरिक के क्रम में 4 व्यक्ति को मान्यता दिया है। उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव। देश का 12वां नागरिक के क्रम में एक ही व्यक्ति को मान्यता दिया है। पूर्ण जनरल या उनकी समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ अधिकारी। देश का 13वां नागरिक के क्रम में 2 व्यक्ति को मान्यता दिया है। राजदूत और साधारण और पूर्व नियोक्ता, ये पद केवल भारत में मान्य है। देश का 14वां नागरिक के क्रम में 4 व्यक्ति को मान्यता दिया है। राज्यों के चेयरमैन, राज्यसभा के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर, सभी राज्यों की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 15वां नागरिक के क्रम में 5 व्यक्ति को मान्यता दिया है। केंद्र सरकार के उपमंत्री, सभी राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर, सभी केंद्र शासित राज्य के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर। देश का 16वां नागरिक के क्रम में एक ही व्यक्ति को मान्यता दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष रैंक के पदाधिकारी, स्टाफ के प्रमुख अधिकारी। देश का 17वां नागरिक के क्रम में 5 व्यक्ति को मान्यता दी है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के पीयूष न्यायाधीश। देश का 18वां नागरिक के क्रम में 9 नागरिकों को मान्यता दिया है। राज्यों के कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानसभा मंडलों के सभापति और अध्यक्ष, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य के विधान मंडलों के उपाध्यक्ष, राज्य सरकारों के मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद के मंत्री, दिल्ली और संघ शासित प्रदेशों के मंत्री। संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा के अध्यक्ष, दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष,
केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अध्यक्ष और उनके ही प्रदेश में ये मान्य है। देश का 19वां नागरिक के क्रम में 4 व्यक्ति को मान्यता दिया है। संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के उपाध्यक्ष, मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष। देश का 20वां नागरिक के क्रम में 1 व्यक्ति को मान्यता दिया है। राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। देश का 21वां नागरिक का क्रम में 1 व्यक्ति को मान्यता दिया है, सांसदों को, सांसद सदस्य को। देश का 22वां नागरिक के क्रम में 1 व्यक्ति को मान्यता दिया है, राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स को। देश का 23वां नागरिक का क्रम में 8 व्यक्ति को मान्यता दिया है, आर्मी कमांडर को, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और उन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी को, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्तों को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को। देश का 24वां नागरिक के क्रम में 1 व्यक्ति को मान्यता दिया है, उपराज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समकक्ष अधिकारी को। देश का 25वां नागरिक का क्रम में 1 व्यक्ति को मान्यता दिया है, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव को। देश का 26वां नागरिक के क्रम में 1 व्यक्ति को मान्यता दिया है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी को, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी को। इस तरह पद प्रतिष्ठा अनुसार क्रमबद्ध विशेष प्रकार की नागरिकता दी है। यह तो हुई राष्ट्र के विशेष नागरिकों की बात। अब बताने जा रहा हूं अंतरराष्ट्रीय कार्य करने वाले वैश्विक नागरिकों की बात, जो अपने राष्ट्र से तो होते हैं पर विभिन्न कई राष्ट्रों से वो जुड़े होते हैं। आज के समय देश में वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं बनी है, देश में वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन बना है, देश में विश्व स्तर पर कार्य करने वाली कंपनियां बनी है, देश में वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाला कॉरपोरेशन बना है, देश में वैश्विक स्तर पर व्यापार करने वाला व्यापारी बने हैं, देश में वैश्विक स्तर पर उद्योग करने वाले उद्योगपति बने हैं और देश में वैश्विक स्तर पर रोजगार करने वाले बने हैं। तब ऐसे लोगों की नागरिकता को वैश्विक नागरिकता के रूप में देखा जाता है। वैश्विक संबंध रखने वाले लोग अपने राष्ट्र की सीमा सरहद पार करके अपना कार्य करते होते हैं। तब ऐसे लोग अपने राष्ट्र के साथ भी विशेष संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि सभी राष्ट्रों से वो एक समान संबंध रखते हैं। प्राचीन भारत में राजा होता था, राज्य में रहने वाले लोगों को रैयत या प्रजा माना जाता था। राज्य के अधीन राज्य के पेटा शाखा यानी पेटा राज भी होता था। उस समय राजा की मोहर लगाकर अन्य राज्य में जाया जाता था। भारत पर ब्रिटिशरों के शासन के बाद ब्रिटिशरों के साथ किए करार अनुसार ब्रिटिशरों के जाने के बाद ब्रिटिशरों के बनाए हुए विभिन्न राष्ट्रों का संविधान को जोड़कर भारत का कानूनी बंधारण बनाया और वो कानूनी बंधारण को धर्मनिरपेक्ष और बिन सांप्रदायिक बनाया। तभी तो भारत भूमि को भले ही ऋषि मुनियों की भूमि बताते हैं और ऋषि मुनियों का देश बताते हैं, पर भारत के गृह मंत्रालय के माननीय विशेष नागरिक की गणना में धर्मात्मा और धर्मगुरु कहीं नजर नहीं आता है। अब सामान्य नागरिक के लिए उनको मिला राशन कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। तब धार्मिकता का, धर्मात्मा का, धर्मगुरु के नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या रहा होगा? यह भी सोचिए समझिए कि भारत का धर्मनिरपेक्ष बंधारण में, बिन सांप्रदायिक संविधान में धर्म की और संप्रदाय की मान्यता
नहीं दिख रही है। तब भारत में धर्मों और संप्रदायों का क्या महत्व रह जाता है। देश में धर्म, धर्मात्मा, धर्मगुरु केवल लोगों की भावना में रहा हो ऐसा नजर आता है। वो भी भावना घटाने के लिए धर्मनिरपेक्षता वाले, बिन सांप्रदायिकता वाले लगे हुए हो ऐसा लगता है, क्योंकि धर्म स्थानों में अब धर्मात्मा नजर नहीं आता है।